Hello everyone, my name is आशुतोष गंगराड़े and once again welcome to कौटिल्य एकेडमी। कौटिल्य एकेडमी के इस MPPSC प्रीवियस ईयर डिस्कशन सेशन में आज हम लोग एक टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसमें है MP की बात करेंगे। हम लोग जो MP के क्वेश्चन आए थे 2019 के पेपर में उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देर लगाए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट? तो हालांकि काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, क्योंकि कैप्टन रूप सिंह जो है वो हॉकी खेलते हैं, ये हॉकी प्लेयर है एक्चुअली में, बट जो इसका संबंध है वो क्रिकेट से है। जो स्टेडियम है वो क्रिकेट से संबंधित है। हालांकि इस क्रिकेट स्टेडियम का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1978 में हुआ था। तो 1978 में जब ये बना था तब ये एक हॉकी स्टेडियम ही था, लेकिन बाद में इसको क्रिकेट स्टेडियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। 1988 में फिर यहाँ पर एक मैच भी हुआ था, फर्स्ट ODI यहाँ पर हुआ था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में। और इसकी सबसे खास बात है इस स्टेडियम की, यहाँ पर 2010 में सचिन तेंदुलकर ने नाबाद ODI में 200 रन मारे थे, नाबाद। ठीक है, ये सबसे पहला दोहरा शतक था वनडे क्रिकेट में। तो इसकी खास बात इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर 200 नाबाद मारे थे सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इस स्टेडियम में एक वर्ल्ड कप मैच भी हो चुका है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुआ था वो मैच भी। तो ओरिजिनली ये जो कैप्टन रूप सिंह है वो हॉकी खेलते थे, बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था थोड़ा सा, कई लोगों ने हॉकी पे टिक किया होगा, बट ये राइट आंसर इसका क्रिकेट है। हालांकि ये जो स्टेडियम पहले हॉकी स्टेडियम था, बट इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था क्रिकेट स्टेडियम के रूप में। और 1978 में इसका स्थापना हुई थी। 1988 में फर्स्ट ODI हुआ था। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंस है इसका, 200 रन मारे थे यहाँ पर नाबाद सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जो कैप्टन रूप सिंह है वो ध्यानचंद के छोटे भाई है। यूनाइटेड प्रोविंसेस में इनका जन्म हुआ था, जो आज के टाइम पे जबलपुर एरिया कहलाता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ध्यानचंद के छोटे भाई है। और 1932 के लॉस एंजलिस और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाए थे इन्होंने हॉकी में। तो ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम से हमने संबंधित चीज़ें पढ़ी। कैप्टन रूप सिंह को भी जाना हमने थोड़ा सा, ज़्यादा डिटेल में तो जान पाया इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाली निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट द करेक्ट लोकेशन ऑफ द रेंजेस इन द सतपुड़ा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? इसके ऑप्शन है बड़वानी की पहाड़ी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी, महादेव रेंज, बड़वानी हिल्स, मैकाल रेंज, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, बड़वानी हिल्स, मैकाल रेंज, महादेव रेंज, बड़वानी हिल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैप पे चल के देखते हैं हम इसको कि सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पर आती है। तो जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है वो यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसा जाता है। ये सतपुड़ा श्रेणी हमारे जो MP में लगती है वो इतनी लगती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये वेस्ट हो गया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर श्रेणियाँ कौन कौन सी आती है? तो जो बता दो सबसे पहले मैं आप लोगों को, जो सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा जो श्रेणी है वो 7 पर्वतों से मिलकर बनी है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 1120 किलोमीटर है, 1120 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और 7 पहाड़ियों से मिलकर बनी है, जैसे कि यहाँ पर राजपीपला की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ी, महादेव, मैकाल, असीरगढ़, कालीभीत, बीजागढ़, ये सब लगभग 7 पहाड़ियों से मिलकर बनाई है। तो जो यहाँ पर आता है ये वाला हिस्सा जो है वो आता है राजपीपला या बड़वानी की श्रेणी बोलते हैं इसको, राजपीपला या बड़वानी। इसमें टोटल 4 जिले आते हैं, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। फिर आता है महादेव, इसमें आता है हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, इसमें भी 4 जिले आते हैं मध्य प्रदेश से, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। और लास्ट में आता है मैकाल, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, मंडला, बालाघाट, जो कि मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इसमें 3 जिले आते हैं। हालांकि कुछ हिस्सा जो है वो डिंडोरी, अनूपपुर का भी आता है, बट वो कुछ हिस्सा है, ज़्यादा हिस्सा तो कवर करते ही हैं सिवनी, मंडला, बालाघाट। ठीक है, तो ये सही क्रम था इसका, बड़वानी की पहाड़ी, फिर महादेव श्रेणी, फिर आता है अपना मैकाल पर्वत श्रेणी। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका वो आई थिंक फर्स्ट ही ऑप्शन है,
हाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ी उस साइड है, महादेव श्रेणी बीच में है और मैकल श्रेणी पूर्व की ओर है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ चुके एग्जाम्स में, कई बार पूछ चुका जा चुका है। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि या रविंस के लिए विख्यात है? विच वैली ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द डेप्थ रेविन्स? इसका ऑप्शन नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती। इसका जो राइट आंसर है वो है चंबल। रविंस को हम लोग बीहड़ भी बोलते हैं, जो इनको नाला बोलते हैं एक तरीके से। रविंस का जो हिंदी में ट्रांसलेट होता है वो नाला होता है या गड्ढा जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो चंबल जो है वो बड़े बड़े बीहड़ बनाती है। कहाँ पर? भिंड, मुरैना, श्योपुर मध्य प्रदेश में, भरतपुर और धौलपुर राजस्थान में, वहाँ पर बनाती है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा चंबल के बारे में जानते हैं। चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो होता है इंदौर के महू में विंध्य पर्वत श्रेणी की जानापाव पहाड़ी। याद रखना, विंध्य पर्वत श्रेणी आ जाती है यहाँ पर। सतपुड़ा नीचे है, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। विंध्य पर्वत श्रेणी की जानापाव पहाड़ी के वांगचू बिंदु, ये इंपॉर्टेंट है, वांगचू पॉइंट से इसका होता है, जिसकी ऊंचाई है 854 मीटर, 854 मीटर इसकी ऊंचाई है वांगचू पॉइंट की। तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू के विंध्य पर्वत रेंज के जानापाव पहाड़ी के वांगचू बिंदु से इसका उद्गम होता है। 854 मीटर ऊंचाई है वांगचू बिंदु की, ठीक है। यहाँ से निकलती हुई ये उज्जैन, मंदसौर, नीमच से बहती हुई ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। टोटल लेंथ है इसकी 965 किलोमीटर, ठीक है। ये चंबल नदी के बारे में देखा हम लोगों ने। डिटेल में बात नहीं कर सकते अभी हम लोग, फिलहाल जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिक्स से पूछ जाता है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014-18 के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द स्पीकर ऑफ प्रीवियस मध्य प्रदेश असेंबली 2014 टू 2018? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो श्री सीतासरण शर्मा जी थे। बीजेपी गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, तो उनके जो स्पीकर थे वो सीतासरण शर्मा जी थे। कुंजीलाल दुबे जो थे वो मध्य प्रदेश के पहले स्पीकर थे। मैंने अगली स्लाइड में नोट डाउन किए हैं इन लोगों के नाम कौन कौन थे, तो आप देख लीजिए यहाँ पर। कुंजीलाल दुबे जो है उनका वो 3 टर्म तक स्पीकर रहे। उसके बाद फिर काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल टेमरे, गुलरेश अहमद, मुकुंद सखाराम नेवालकर, यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद आते हैं फिर अपने रामकिशोर शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ब्रजमोहन मिश्रा, श्रीनिवास तिवारी फिर 2 टर्म के लिए आते हैं, ईश्वर चंद्र रोहिणी फिर 2 टर्म के लिए आते हैं। फिर 2014-18 में आते हैं अपने सीतासरण शर्मा जी आते हैं। उसके बाद 2014 टू 18 वाले में रहते हैं ये, 2014 टू 2018, 19 मान लीजिए, 19 में फिर चुनाव हुए थे, इसको 19 ही मान लीजिए और क्या, 19 में चुनाव हुए थे फिर, तब ये सीतासरण शर्मा जी अपने स्पीकर पद से हट गए थे। उसके बाद आती है कांग्रेस जीतती है 2019 में, तो नर्मदा प्रजापति, NP प्रजापति बनते हैं स्पीकर, लेकिन 23 मार्च को सरकार गिर जाती है, कांग्रेस गवर्नमेंट गिर जाती है, तो फिर जगदीश देवड़ा बनते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम या जिसको बोलते हैं सामयिक, या जिसको बोलेंगे हिंदी में अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं ये। इनको हम स्पीकर नहीं बोलेंगे, ये स्पीकर नहीं है, ये प्रोटेम स्पीकर है, अस्थायी रूप से है। जगदीश देवड़ा जी बने उसके बाद 24 मार्च से 2 जुलाई तक, और वर्तमान में अभी रामेश्वर शर्मा जी है प्रोटेम स्पीकर 2 जुलाई 2020 से। ये स्पीकर नहीं है, ये प्रोटेम स्पीकर है, अस्थायी अध्यक्ष है ये, ठीक है, रामेश्वर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका फिर अब। तो इसका राइट आंसर हम लोगों ने देख लिया कौन सा है। इसका राइट आंसर सीतासरण शर्मा। हालांकि श्री राजेंद्र सिंह जो है, कुंजीलाल दुबे भी स्पीकर रह चुके हैं, ईश्वर दास रोहाणी भी स्पीकर रह चुके हैं, सीतासरण शर्मा भी स्पीकर रह चुके हैं, लेकिन राजेंद्र सिंह जो है वो स्पीकर नहीं थे मध्य प्रदेश के। ये एक ऑप्शन गलत दिया था इन्होंने, बट बाकी सारे ऑप्शन अकॉर्डिंग टू स्पीकर्स ठीक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर पॉलिटिक्स से उठा के पूछ लिया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द गवर्नर ऑफ MP?
बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, भाई महावीर, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह जो है वो सॉरी गवर्नर नहीं रहे मध्य प्रदेश के। बलराम जाखड़ जी रहे 2004 से 8 तक। रामेश्वर ठाकुर 2004 से 8 है या फिर 9 तक है। रामेश्वर ठाकुर 2011 तक रहे हैं। भाई महावीर 1999 से 2004 तक रहे हैं। और अंशुमान सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर नहीं रहे हैं। हालांकि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में नोट डाउन किया हुआ इनके बारे में, गवर्नर्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो वर्तमान जो गवर्नर है वो लालजी टंडन तो एक्सपायर हो गए हैं। अब वर्तमान गवर्नर जो है वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये मध्य प्रदेश की वर्तमान गवर्नर है। लालजी टंडन का स्वास्थ्य खराब हुआ था, तब इनको कार्यवाहक गवर्नर बनाया था, एक्टिंग गवर्नर बनाया था, लेकिन वर्तमान में ये अब मध्य प्रदेश की गवर्नर बन गई है आनंदीबेन पटेल। सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। प्रथम महिला, फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? सरला ग्रेवाल। और सेकंड जो है वो आनंदीबेन पटेल जो वर्तमान में गवर्नर है मध्य प्रदेश की। सर्वाधिक अवधि तक रहे स्थायी राज्यपाल, मतलब कि सबसे ज्यादा लंबे टर्म तक के लिए कौन राज्यपाल रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, तो वो है हरि विनायक पाटस्कर। इनका जो कार्यकाल था वो था 7 वर्ष 7 माह, 7 ईयर 7 मंथ, 7 मतलब लगभग 7.5 साल तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। फिर सबसे कम अवधि तक रहे स्थायी राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया, जो मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर थे, वो अभी तक के सबसे कम समय तक के लिए रहे स्थायी राज्यपाल। पट्टाभी सीतारमैया 7 माह 12 दिन, मतलब लगभग केवल 7 मंथ के लिए ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बने थे। सर्वाधिक अवधि तक रहे कार्यवाहक राज्यपाल, मतलब सबसे एक्टिंग गवर्नर कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं कृष्ण मोहन सेठ, KM सेठ बोलते हैं इनको। ये रहे हैं केवल 1 माह 27 दिन के लिए। लेकिन ये एक्टिंग गवर्नर थे, ये एक्चुअली में थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो संविधान में पॉलिटी आपने लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे गवर्नर की डेथ होगी तो एक्टिंग गवर्नर के रूप में, या फिर डेथ होगी या फिर कुछ और हो सकता है वो त्यागपत्र दे दे, तो एक्टिंग गवर्नर के रूप में जो भी चीफ जस्टिस होगा उस स्टेट का हाई कोर्ट का, वो करेगा एक्टिंग गवर्नर के रूप में काम। तो जो कृष्ण मोहन सेठ थे ये चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, तो इन्होंने फिर चीफ जस्टिस के रूप में काम किया, चीफ जस्टिस में एक्टिंग गवर्नर के रूप में काम किया 1 महीने 27 दिन के लिए। और सबसे कम अवधि तक रहे एक्टिंग गवर्नर, उनका नाम है PV दीक्षित, मात्र 6 दिन के लिए रहे थे गवर्नर, ये एक्टिंग गवर्नर। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, मतलब कि जो लोकसभा स्पीकर रहे गवर्नर, जिन्हें लोकसभा स्पीकर के रूप में काम भी कर चुके हैं मध्य प्रदेश के, ऐसे कौन से गवर्नर है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उनका नाम है बलराम जाखड़, जो ऑप्शन में था बलराम जाखड़, वो ये ऑप्शन में भी दिया हुआ था। तो वो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। एक्टिंग गवर्नर मध्य प्रदेश में अभी तक कौन कौन रहे हैं? तो जस्टिस PV दीक्षित, जस्टिस GP सिन्हा, जस्टिस ND ओझा और कृष्ण मोहन सेठ, अभी हम लोगों ने पढ़े इनके बारे में। PV दीक्षित, जस्टिस GP सिन्हा जो है वो 2 बार रहे हैं मध्य प्रदेश के एक्टिंग गवर्नर। पूछ सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक्टिंग गवर्नर इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का नहीं रहा है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, सपोज जस्टिस PV दीक्षित दे दिया, जस्टिस GP सिन्हा दे दिया, जस्टिस ND ओझा दे दिया, और चौथा ऑप्शन आपको कुछ और दे दिया, सपोज अंशुमान सिंह दे दिया जो पिछले ऑप्शन में था। तो राइट आंसर जो होगा वो अंशुमान सिंह वापस हो जाएगा। ये चारों तो रहे हैं मध्य प्रदेश के एक्टिंग गवर्नर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये, पॉलिटिक्स से आजकल काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन आ गया। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? Which of the following has not been the commissioner of मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन? स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो MP स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन जो हुआ था वो हुआ था 19 जैन 1994, 19 जनवरी 1994 को इसका गठन हुआ था। इनमें से कौन नहीं रहा है? तो देखते हैं हम लोग इसमें से कौन नहीं रहा है। तो ये अवनी वैश्य जो है वो आयुक्त नहीं रहा है मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन में। देखते हैं तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं।
तो सबसे पहले रहे NB लोहानी, मध्य प्रदेश इलेक्शन कमिश्नर NB लोहानी 1994 से 2000 तक। सेकंड गोपाल शरण शुक्ल, थर्ड आता है AV सिंह, आदित्य विजय सिंह, चौथा अजित रायजादा, पांचवा आता है R परशुराम, और वर्तमान जो है वो बसंत प्रताप सिंह है। 1 जनवरी 2019 से लेकर के अभी तक BP सिंह जिनको बोलते हैं, बसंत प्रताप सिंह, जो पहले मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर बन गए हैं, बसंत प्रताप सिंह। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और आया था, तो इसका जो राइट आंसर था हम लोगों ने देख लिया। अवनी वैश्य जो है वो मध्य प्रदेश के सॉरी इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया जनजातियों में से, क्वेश्चन अच्छा था इसमें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल मैच्ड? गोंड, इनका अगरिया, राइट, सही है ये। हम देखेंगे आगे इनकी जनजाति है और इनकी उपजाति कौन कौन सी हैं, ट्राइब और सब कास्ट। तो सेकंड आता है बेगा, इसकी है बिंजवार, भारिया, इनकी पटेलिया, कोरकू, महार। तो ये जो दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं नीचे वाले, ये दोनों गलत है। MPPSC ने भी इसको दोनों गलत किया है कि ये दोनों ऑप्शन मतलब जो है वो रॉन्ग है, अनमैच्ड है, बाकी ये दोनों मैच है, गोंड और बेगा। जो पटेलिया है वो भील की है, और कोरकू की सॉरी महार जो है वो महाराष्ट्र की एक अनुसूचित जाति है, SC शेड्यूल कास्ट है ये महाराष्ट्र स्टेट में। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये आ गया हमारे पास डेटा पूरा, कौन कौन सी जनजातियां हैं। जैसे पटेलिया बताया मैंने अभी आप लोगों को, भील ट्राइब की एक उपजाति सब कास्ट है। जो महार है वो एक अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है महाराष्ट्र स्टेट में। अब देखते हैं हम लोग गोंड की कौन कौन सी उपजातियां आती है, कौन कौन सब कास्ट है। तो अगरिया, प्रधान, ओझा, सोल्हास, कोलाई भूतीस और मुकद्दम, ये इसकी उपजातियां हैं, प्रमुख सब कास्ट है, प्रमुख। बैगा की नरोतिया, भरोतिया, बिंजबार, रायमेना, कठमेना, कोडमान, ये बैगा की है। भील की है भिलाला, बरेला, पटेलिया, ये आ गया भील की, पटेलिया, राठियाज, बेगाज, उमड़ी। और कोरकू की है बोवई, बवारी, बोडोया, पठारिया, दुलारिया, मोतासी, रूमा और नहाला। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। ट्राइब में से भी क्वेश्चन आते हैं MPPSC में आजकल, पॉलिटी और ट्राइब में से क्वेश्चन अच्छे पूछने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, जल बिहारी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? वेयर इज द फेयर ऑफ जल बिहारी ऑर्गेनाइज्ड? छतरपुर, सीधी, होशंगाबाद, सिवनी। जो इसका राइट आंसर है वो है छतरपुर। जल बिहारी का मेला जो है, फेयर ऑफ जल बिहारी, वो लगता है छतरपुर में। तो देखते हैं हम लोग अगली स्लाइड में कौन कौन से मेले लगते हैं। फिर सीधी इनके ऑप्शन जो है हम उनको ही बात करेंगे, सीधी में कौन से लगते हैं, होशंगाबाद में कौन से लगते हैं और सिवनी में कौन से लगते हैं। सीधी में लगता है चंडी देवी का मेला, उसके पहले हम लोग बात करते हैं छतरपुर में और कौन कौन से मेले लगते हैं। छतरपुर में जल बिहारी का मेला, फेयर ऑफ जल बिहारी, चरण पादुका, जटाशंकर और अंबार माँ का मेला। उसके बाद सीधी में लगता है चंडी देवी का मेला, होशंगाबाद में लगता है रामजी बाबा का मेला, और सिवनी में लगता है मठ घोघरा। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मठ घोघरा, डोंगरदेव और हिकरे बिर्रे का मेला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं ये मेले में से भी, कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। हालांकि लास्ट टाइम पूछा गया था महामृत्युंजय का मेला, जो MPPSC 2018 में आया था, महामृत्युंजय का मेला आई थिंक कहाँ पर लगता है ऐसा कुछ पूछा गया था। रीवा में लगता था, हालांकि वो लगता है अभी भी, वो उसका राइट आंसर रीवा था। तो मेले में से अभी 1-2 साल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हो सकता है 2020 का जो 21 में होने वाला है उसमें भी मेले में से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मठ घोघरा, डोंगरदेव, हिकरे बिर्रे, जल बिहारी, चरण पादुका, जटाशंकर, अंबार माँ, चंडी देवी, रामजी बाबा का मेला। सबसे कम मेले लगते हैं होशंगाबाद में, मात्र 13 या 14 के आसपास लगते हैं, और सबसे ज्यादा लगते हैं मेले उज्जैन में। सबसे ज्यादा मेले उज्जैन में लगते हैं, लगभग 217 के आसपास ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, डिजिट याद नहीं आ रही एग्जैक्ट, बट 200 के आसपास ही कुछ 13 लगते हैं होशंगाबाद में। सबसे कम मेले होशंगाबाद जिले में, और सबसे ज्यादा मेले लगते हैं उज्जैन जिले में, 217। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिर आ गया एक और क्वेश्चन ट्राइब से। काठी है, काठी इज ए जाति, कास्ट, जनजाति, ट्राइब, कास्ट, शिल्प, वुडन आर्ट, लोक नृत्य, फोक डांस। तो काठी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। काठी जो है वो है एक लोक नृत्य, फोक डांस। कहाँ का है काठी? तो काठी जो लोक नृत्य है, फोक डांस है, वो है निमाड़ क्षेत्र का। निमाड़ क्षेत्र में काठी प्रचलित है, लोक नृत्य। ठीक है, अवसर मतलब कब करते हैं ये? तो ये सबसे पहले बताता हूँ मैं। एक दुराजिया जो माता होती है, काठी माता, उनको समर्पित काठी नृत्य है दुराजिया माता को। देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक चलता है ये काठी नृत्य। इसकी विषय वस्तु मतलब जो मेन फोकस किस पे होता है? पार्वती की तपस्या संबंधित मातृ पूजक नृत्य है ये। नृत्य शैली डांस का कैसा होता है इनका? तो ये ढाक वाद्य पर नृत्य करते हैं सामूहिक रूप से। ढाक वाद्य मतलब ढोलक से थोड़ा बड़ा एक वो होता है, वाद्य यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाते हैं और उसके आसपास फिर डांस करते हैं सामूहिक रूप से, ग्रुप में, सिंगल डांस नहीं है ये। वेशभूषा, तो नेपाल के जो महाकाली के नर्तक होते हैं उनके समान इनकी वेशभूषा होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये भी। और देखते हैं हम लोग निमाड़ के और कौन कौन से फोक डांस है, कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो गणगौर, काठी के अलावा गणगौर, फेफरिया, मांडलिया, डंडा, आड़ा खड़ा, मालवा का है आड़ा खड़ा, रजवाड़ी और मटकी। मटकी जो है वो एमपी स्टेट का फोक डांस है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। राजकीय नृत्य, मालवा का मटकी मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ठीक है, बुंदेलखंड, राई, बधाई, डिमराई, कानड़ा, अखाड़ा, जावरा, सहरा, ये फोक डांस है बुंदेलखंड के। बघेलखंड के हैं बिरहा, अहिराई, केहरा, दादर, केमाली या साजन सजनी, कलसी और सुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये भी फोक डांस में से। तो देखा हम लोगों ने, इसका जो राइट आंसर था वो लोक नृत्य काठी एक कहाँ का है? निमाड़ क्षेत्र का है। काफी डिफरेंट क्वेश्चन था ये, अच्छा था क्वेश्चन पर। ये देख लिया हम लोगों ने कहाँ कहाँ पर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन एक, अगर आप लोगों को पता होगा, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था मध्य प्रदेश में? अगर ये पता होगा आपको तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर देंगे। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम चुनाव हो चुके हैं? हाउ मेनी टाइम्स पंचायत जनरल इलेक्शन हैव टेकन प्लेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन? अगर आपको इसका पता है कि ये फॉर्मेशन कब हुआ था तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आप लोगों को, 19 जैन 1994, 19 जनवरी 1994। और NB लोहानी जो थे वो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर थे, NB लोहानी जी। और 19 जनवरी 1994 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो खुद ही काउंट कर लीजिए आप, 5 साल का टर्म रहता है पंचायत चुनाव का। तो अगर 1994 में भी अगर गठन हुआ था और 1994 में इन्होंने चुनाव करवा लिए मान लीजिए, तो 1994 से लेकर के अगला टर्म कब तक होगा? 1999। 5 साल का गैप होता है, 5 साल चुनाव होते हैं। 1999 से फिर 2004, 2004 से लेकर के 2009, 2009 से लेकर के 2014। और जो अगले चुनाव थे वो थे 2019 में, बट कोरोना के कारण इसको अभी स्थगित कर दिया, टाल दिया गया है। तो कितने चुनाव हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ये अभी नहीं हुए हैं, ये होने वाले थे पर इनको अभी स्थगित कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है 5। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के फॉर्मेशन के बाद पंचायत के जनरल इलेक्शन 5 बार हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 5 बार कब कब हुए हैं, एग्जैक्टली कब हुए हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। तो देखते हैं 1994 से 99 तक का टर्म था। ठीक है, ये वाला टर्म जो 1999-94 तक का था, उस टाइम पे जो कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर, वो थे NB लोहानी, मध्य प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। वो सचिव जो थे, सेक्रेटरी जो थे इलेक्शन कमीशन के, वो थे प्रकाश चंद। फिर सेकंड चुनाव हुए थे 1999 में, मैंने एग्जैक्टली बताया आप लोगों को। 99-2000 के आसपास चुनाव हुए थे
2004 तक के लिए टर्म था इनका। और इस टाइम भी थे NB लोहानी सेम चीफ मतलब इलेक्शन कमिश्नर, और इस टाइम पे जो सेक्रेटरी थी वो थी विजया श्रीवास्तव। फिर अगले चुनाव हुए 2004 और 5 में, 2004-5 के आसपास फिर अगले चुनाव हुए पंचायत के, ये भी एग्जैक्टली बात की हम लोगों ने। इस टाइम पे थे गोपाल शरण शुक्ल जी और सेक्रेटरी थे अरुण तिवारी। फिर 2009-10 में हुए आदित्य विजय सिंह, AV सिंह और अनुपम राजन। और 2014-15 में हुए थे जब थे R परशुराम और GP श्रीवास्तव। वर्तमान में जो है वो बसंत प्रताप सिंह है, BP सिंह। लेकिन अभी चुनाव हो सकता है 20 में हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था, जनरल नॉलेज का था। अगर आपको कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लिया आप लोगों ने तो इसका आंसर देना इजी था। तो ये 10 क्वेश्चन हमने देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे अगली सीरीज में, अगले वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।